नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड योर स्किल यूट्यूब चैनल में मैं आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र का एमसीक्यू। और दोस्तों, हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया। और विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम यदि आपसे पूछा जाए तो इस वर्ष का थीम था 2020 का जैव विविधता। तो ये भी आप याद रखेंगे। अब बिना लेट के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 रहा दोस्तों, इनमें से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक संगठक नहीं है? ए उपभोक्ता, बी प्रोड्यूसर, सी अपघटक और डी जलवायु। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा जैविक संगठक नहीं है। तो उपभोक्ता जैविक संगठक है, प्रोड्यूसर भी जैविक संगठक है और अपघटक भी जैविक संगठक है। नहीं है करके पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा जलवायु, क्योंकि जलवायु अजैविक संगठक होता है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। जलवायु पारिस्थितिकी का जैविक नहीं बल्कि अजैविक घटक है। ठीक है, जलवायु पारिस्थितिकी का जैविक नहीं बल्कि अजैविक घटक है। जैविक घटक की बात करें तो पादप और जंतुओं को मिलाकर जैविक घटक बनते हैं। ठीक है, यदि जैविक घटक की बात करें तो पादप और जंतु मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों को पुनः निम्नलिखित उपभाग में विभाजित किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसके अंतर्गत आता है उपभोक्ता। तो उपभोक्ता अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इनके अंतर्गत सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं। यदि बात करें उपभोक्ता की तो ये भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उपभोक्ता को निम्न श्रेणी में रखा गया है। तो उपभोक्ता के अंतर्गत और कौन कौन सी श्रेणी आती है? तो पहला आता है प्राथमिक उपभोक्ता। ये अपना भोजन सीधे उत्पादक से प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं और इसके उदाहरण है गाय, बकरी आदि। ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इनसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। यदि बात करें द्वितीयक उपभोक्ता की तो ये अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं और इनके उदाहरण है चूहे का बिल्ली द्वारा भक्षण। ठीक है, चूहा है प्राथमिक उपभोक्ता और बिल्ली है द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, यदि बात करें तृतीय उपभोक्ता तो ये अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं और इनके उदाहरण होते हैं शेर, चीते, भालू आदि। ठीक है, यदि बात करें अपघटक की, अपघटक क्या होती है? तो ये अपना भोजन उत्पादक तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये अपना भोजन उत्पादक तथा उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं मृत शरीर से। इनके उदाहरण होते हैं बैक्टीरिया, फंगस। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह उपघटक कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 2, प्रकृति के क्लीनर में इनमें से कौन है? ठीक है, प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन है? प्रकृति के क्लीनर्स इनमें से कौन है? ए उत्पादक, बी कंज्यूमर, सी विघटक और डी मांसभक्षी। यदि आप पिछला क्वेश्चन अच्छे से ध्यान दिए होंगे तो इसका आंसर आप देखते ही बता देंगे, विघटक। ठीक है, यह प्रकृति का क्लीनर कहलाते हैं। इनके कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। विघटक या अपघटक प्रकृति के क्लीनर्स या सफाई कर्मचारी कहलाते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ है जो मृत पौधे तथा उपभोक्ताओं के मृत शरीर के जटिल कार्बनिक यौगिक को साधारण यौगिकों में अपघटित कर देते हैं। अपघटन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है क्योंकि यह एक मृत जीवी परिस्थिति तंत्र में जैविक सामग्री को पुनर्नवीनीकरण करने की अनुमति देता है। ठीक है, ये है कुछ जीवाणु, विषाणु, इसे आप कुछ भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न 3 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सर्वहारी नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा सर्वहारी नहीं है? ए चूहा, बी चींटी, सी भालू, डी सांप। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से सर्वहारी पहले जानते हैं। तो चूहा सर्वहारी होता है, सब खा लेता है। बी चींटी, चींटी भी सब खा लेता है, भालू भी सब खा लेता है। परंतु ऑप्शन डी ऐसा है दोस्तों जो केवल मांस खाता है। तो इसके कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। डी सांप सर्वहारी प्राणी नहीं है, वही इसमें पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन डी सही है।
सर्वहारी प्राणी नहीं है, यह एक मांसाहारी जंतु है। मांसाहारी वे जंतु शामिल होते हैं जो सिर्फ मांस का सेवन करते हैं, जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। ये सर्वाहारी नहीं होते हैं। सर्वाहारी में वे प्राणी शामिल होते हैं जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, दोनों भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे मानव, भालू, चूहा, चींटी आदि। ये सर्वाहारी होते हैं। यदि शाकाहारी की बात करें तो ये इसमें वे जंतु आते हैं जो पेड़ पौधे को खाते हैं, जैसे गाय, घोड़ा आदि। ये शाकाहारी होते हैं। डरावना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर क्या है? ए घास, बी चूहा, सी सांप, डी चील। ए घास, बी चूहा, सी सांप, डी चील। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा का ऑप्शन बी, चूहा। खाद्य श्रृंखला फूड चेन का दूसरा पौष्टिक स्तर चूहा है। उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी वे होते हैं जो उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, जैसे गाय, भैंस, चूहा आदि। और द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, जैसे शेर, बाघ आदि। ठीक है, ये भी एक खाद्य श्रृंखला है। एक खरगोश जो घास खा रहा है और उसको यह चीर खाने का प्रयास कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 5। उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन है? ऑप्शन ए उत्पादक शाकाहारी मांसाहारी। ठीक है, ऑप्शन बी उत्पादक मांसाहारी और शाकाहारी। ऑप्शन सी शाकाहारी मांसाहारी उत्पादक। और ऑप्शन डी शाकाहारी उत्पादक और मांसाहारी। तो इसे देख के तो आप समझ ही गए होंगे उपयुक्त खाद्य श्रृंखला। पहले उत्पादक आएगा, ठीक है, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी बोल सकते हैं, उसके बाद मांसाहारी वगैरह। ठीक है, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। अच्छा, डेफिनेशन तो यही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं। ठीक है, मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन ए रोगजनक, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑप्शन सी कीटनाशक, ऑप्शन डी कृषि अपशिष्ट। तो इसी टाइप से प्रश्न पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो 6 का आंसर होगा ऑप्शन सी कीटनाशक। मिट्टी के प्रदूषक इसे ही बोला जाता है। आपको यहां से समझना है दोस्तों कि क्या पूछा गया है। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं उन्हें कीटनाशक बोला जाता है। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। यह मृदा, जल, वायु, हमारे शरीर के अंदर अन्य प्रकार के प्राणियों तथा पादपों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसे आप एक कीटनाशक बोल सकते हैं। देखो कितने गुस्से में है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 7। ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित है? अब चूंकि इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पारिस्थितिकी का ये प्रश्न है, तो आप तो अभी तो फिलहाल ये देखते ही जान जाएंगे कि इसका आंसर पारिस्थितिकी ही होगा, क्योंकि खगोल विज्ञान का तो इसमें प्रश्न पूछेंगे ही नहीं। पहले ही हम बता चुके हैं, पर्यावरण का है ये वीडियो है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट तब हो जाती है दोस्तों जब अचानक आपको प्रश्न पत्र में ये देखने को मिल जाए कि डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका आंसर है पारिस्थितिकी। ठीक है, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध पारिस्थितिकी इकोलॉजी से है। इन्हें ईस्ट कोलकाता वेस्टलैंड्स के लिए स्मरण किया जाता है। ये रहे डॉक्टर ध्रुव ज्योति, क्योंकि इनका देहांत 16 फरवरी 2018 को हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8। एक खाद्य श्रृंखला में से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है? ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला में से इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होती है?
ऑप्शन ए द्वितीयक उपभोक्ता, ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन सी विघटक और ऑप्शन डी उत्पादक। तो खाद्य श्रृंखला में किसकी आबादी सबसे अधिक होगी दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए 8वां का ऑप्शन डी उत्पादक। ठीक है, उत्पादन होगा तभी तो प्रजाति बढ़ेगी। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक पोषण स्तर के जीवधारी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। यह निर्भरता जब क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है तो उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादकों की आबादी सबसे अधिक होती है। उत्पादक हरे पौधे होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं, जबकि उपभोक्ता भोजन के लिए इन पौधों पर निर्भर रहते हैं। प्रश्न 9, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या है? ठीक है, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या है? इसी टाइप से ही प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं। ऑप्शन बी प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी की बात करें, प्राथमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और अन्य उपभोक्ता को खाते हैं। ऑप्शन डी प्राथमिक उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं को खाते हैं, माध्यमिक उपभोक्ता केवल पौधे खाते हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर यह है कि प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं, अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता और विघटित पदार्थ खाते हैं। ठीक है, जो अन्य उपभोक्ता है वह माध्यमिक उपभोक्ता और विघटित पदार्थ खाते हैं। बस इसे ही समझना है। विघटनकारी जो पदार्थ के सड़ने पर ही भोजन करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, या विघटनकारी प्रक्रिया में तेजी लाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रश्न 10, इकोटोन। इकोटोन का अर्थ क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले जानना पड़ेगा इकोटोन क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं। ऑप्शन बी यह एक कम अस्तित्व वाले प्रजाति का क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन सी सीमित वनस्पति और जीवों वाला क्षेत्र है और ऑप्शन डी उच्च बायोमास उत्पादन का क्षेत्र। तो इसमें पूछा गया दोस्तों इकोटोन का अर्थ क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इकोटोन वो है जहां दो बायोमास मिलते हैं। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। एक इकोटोन दो बायोम के बीच एक संक्रमण क्षेत्र है। ठीक है, एक इकोटोन दो बायोम के बीच एक संक्रमण क्षेत्र है। इसे इस तरह समझते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ये है एक लेक, एक झील। ठीक है, और ये वाला एरिया को मान लेते हैं एक पर्वत पठार या फॉरेस्ट। ठीक है, ये वाला एरिया एक पठार है। तो ये जो बीच वाला एरिया है दोस्तों, इसे ही इकोटोन बोला जाता है। इसमें से कुछ एरिया लेक का भी आ जाता है और कुछ एरिया इस पर्वत पठार का आ जाता है। तो यही दोनों, इसे ही इकोटोन बोला जाता है। ठीक है, अब रही बात बायोम, आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि बायोम किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बायोम मतलब जैव क्षेत्र या धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी जीवों विशेषकर पौधे और प्राणी की समानता हो। ठीक है, ये मतलब इस एरिया में एक ही टाइप के अनुकूलित जीव जंतु पाएंगे। मतलब जिस हिसाब से इस एरिया में मौसम है, और वैसे ही जैसे कि इस लेक की बात करें तो इस लेक में जिस टाइप से अनुकूलित वातावरण रहेगा उस वातावरण में ढलने वाले जीव पाए जाएंगे। तो इन्हें ही बायोम बोला जाता है या जैव क्षेत्र बोला जाता है, सीधी सी बात। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 11, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया? ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र
इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया? ऑप्शन ए आर्थर टांसले, ऑप्शन बी एल्विन हचिंसन, ऑप्शन सी रेमंड लिंड्समैन और ऑप्शन डी चार्ल्स एल्स्टन। तो 11वां का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए आर्थर टांसले। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। ये रहे आर्थर टांसले। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को आर्थर टांसले ने परिभाषित किया था। सभी जीव अपने वातावरण के साथ एक विशिष्ट तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ये तो आप जानते हैं। जीवों और वातावरण के पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। एक होता है ऊर्जा संघटक, दूसरा होता है जैविक या बायोम संघटक और तीसरा है अजैविक या भौमिक संघटक, स्थल जलवायु। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न 12। इक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधे को रखा जाता है। ये तो आप जानते हैं। इक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियां और जलीय पौधों को रखा जाता है। निम्न में से क्या इक्वेरियम के विषय में सही है? तो आपको बताना है जो ऑप्शन दिया है इनमें से इक्वेरियम के विषय में क्या सही है। तो ऑप्शन ए रहा, यह मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है। ऑप्शन बी रहा, यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन सी, यह पारिस्थितिक तंत्र ही नहीं है। ठीक है। और ऑप्शन डी, इसे केवल एक प्रजाति कहा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यह मनुष्य द्वारा निर्मित एक पारिस्थितिक तंत्र है ना भाई। उसमें भी मछली जीवित रहते हैं। ठीक है। जलीय पौधे हैं वो भी जीवित रहते हैं। तो एक हिसाब से यह पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करता है। क्योंकि यह मनुष्य द्वारा निर्मित है इसलिए मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र कह सकते हैं। तो इक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछली और जलीय पौधे को रखा जाता है। यह मानव द्वारा निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। यह मुख्य मछलियों को पालने और देखने के काम में आता है। ठीक है। ये रहा इक्वेरियम, दुबई वाला, समुद्र के बीच में बनाया गया है दोस्तों। बहुत अच्छी जगह है, मौका मिले तो जरूर जाइएगा, आप जरूर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। पशुओं की प्रजाति ज्यादातर खाली स्थान के कारण लुप्त प्राय हो रही है। ठीक है। पशुओं की प्रजाति ज्यादातर खाली स्थान के कारण लुप्त प्राय हो रही है। ए आवास विखंडन, बी अम्ल वर्षा, सी अत्यधिक शिकार और डी पानी की कमी। अधिकतर बच्चे सी को मार देंगे अत्यधिक शिकार करके, जबकि प्रजातियों के लुप्त होने का मुख्य और प्रमुख कारण आवास विखंडन है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा आवास विखंडन। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। पशुओं की ज्यादातर प्रजाति आवास विखंडन के कारण विलुप्त हो रही है। प्रकृति में विभिन्न जातियों के जीवों का मरना एवं उसके स्थान पर अन्य नवीन जातियों का उद्भव एक सतत प्रक्रिया है। विगत शताब्दी में परिस्थिति तंत्र पर मानवीय प्रभाव ने जीवों के विलोपन की इस दर को बढ़ाया है। वर्तमान में प्रतिवर्ष 100 से लेकर 1000 तक विविध जीवों की जातियां एवं उपजातियां विलुप्त हो रही है। ठीक है। मानवीय क्रियाकलाप अधिकतर ज्यादा जिम्मेदार है दोस्तों, जिसके चलते अच्छे अच्छे प्राणी विलुप्त के कगार में हैं और बहुत से प्राणी तो विलुप्त हो भी गए हैं। पता नहीं हमारे आने वाली पीढ़ी कभी शेर देख पाएंगे भी या नहीं। अभी तो हम लोग को देखना संभव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। ठीक है। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियां और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं। ए जीवाश्म ईंधन, बी परमाणु ऊर्जा, सी बायोमास और डी सौर ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी बायोमास। जीवित जीवों, ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। जीवित जीवों अथवा हाल ही में मरे हुए जीवों तथा पौधों के अपशिष्ट से प्राप्त पदार्थ बायोमास कहलाता है। इन्हें सीधे जलाकर या इनके विभिन्न प्रकार से जैव ईंधन में परिवर्तित करके प्रयोग किया जा सकता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता सबसे पहले ही बताया था क्या आते हैं इनके अंतर्गत। तो ऑप्शन ए मुर्दाखोर, ऑप्शन बी मृतजीवी या सेप्रोफाइट बोला जाता है, ऑप्शन सी मांसाहारी और ऑप्शन डी शाकाहारी। तो ये तो आप देखते ही बता देंगे, इसका आंसर शाकाहारी होगा।
ठीक है। प्राइमरी कस्टमर्स, इसके अंतर्गत चूहा, खरगोश, मछली, हिरन जो घास वगैरह खाते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, तो ये थी पर्यावरण से संबंधित कुछ एमसीक्यू। यदि आपको हमारे प्रयास अच्छा लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।